आसमानी योगी का नया नारा चढ़ा सियासी पारा। देश में इस समय 16 राज्यों में चुनावी खुमार चढ़ा हुआ है। 14 राज्यों में उपचुनाव है तो 2 राज्यों की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जहां की रैलियों से ऐसे ऐसे नारे निकल कर आ रहे हैं जिनकी गूंज देश ही नहीं विदेशों तक गूंज रही है। सीएम योगी ने पहले बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, जिस पर खूब सियासी घमासान हुआ, तो अब उन्होंने समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए एक और नारा दिया है। सीएम योगी ने वैसे तो मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मुरादाबाद में चुनावी रैलियां की है, लेकिन मुजफ्फरनगर की रैली में उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया है और कहा है कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इसी मुजफ्फरनगर की तरफ मैं आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया, उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार तो आना ही था। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी सरकार में यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये नहीं है कि बेटियां घबरा जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे तो आप देखेंगे लगातार महिलाओं के साथ अन्याय और उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घबराने वाली बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। इस वजह से ये अनशन भाषण दे रही है और जो मूल मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान न देते हुए इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से इस तरह की छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी के नए नारे को लेकर पलटवार तेज होता जा रहा है। एक और पलटवार सामने आया है, सुनिए। वो भाजपा समाजवादियों पे आरोप लगा रही है, जो कुलदीप सेंगर को बचाने का काम करती है। माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई होती है। वो भाजपा समाजवादियों पे आरोप लगा रही है, जो बीएचयू के भाजपा आईटी सेल के सदस्यों को बचाने का काम करती है। वो भाजपा आरोप लगा रही है जो चिन्मयानंद का मुकदमा वापस लेती है। वो भाजपा आरोप लगा रही है जो बलात्कारियों की सजा माफ करती है, बलात्कारियों को पैरोल देती है। समाजवादियों पे आरोप लगा देने से भाजपा के पाप वो छुपने वाले नहीं है, कम होने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती रहेगी। योगी के बयान जहां दिखे सपाई वहां बेटियां घबराई वाले बयान पर सियासी हंगामा और बचेगा, सियासी बवाल और तेज होगा, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप सिंह हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन भास्कर जोशी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी जी, एक के बाद एक और पिछले लंबे समय से यूपी में तो पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया वॉर देखने को मिल रहा है, जमीनी जंग देखने को मिल रही है, जुबानी जंग देखने को मिल रही है। उपचुनाव को लेकर क्या क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं, अगर हम 7 साल के माननीय योगी जी की सरकार को देखते हैं तो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो चीख चीख के बताने का काम कर रहे हैं कि महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई देता है। मैं घटनाएं बताऊंगा तो मेरे को लगता है कि आपकी सारी डिबेट यहीं पर खत्म हो जाएगी। हमने देखा किस प्रकार बृजभूषण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, पहलवान बेटियों के साथ क्या किया। वो बृजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्तमान में भी है। हम देख पा रहे थे बनारस में जिन 3 लड़कों ने लड़की का रेप करने का काम करा और उन्हें आराम से प्रचार के लिए इस योगी सरकार ने जाने दिया मध्य प्रदेश, और फिर 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। और हम ये देख पाते हैं कि इसके अलावा सेंगर जी जो इनके विधायक थे, किस प्रकार उन्होंने बेटी के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या करवाई और उसके परिवार को निपटाने का काम करा।
इनके गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी जी, क्या हुआ ये देखने का काम करा। कानपुर की माँ बेटी को इनके योगी जी के प्रशासन ने मरवा दिया, पूरे देश ने देखने का काम करा। और मणिपुर में तो बेटियां चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं थी कि वो वहां जाकर उन पर कम से कम एक मरहम लगा देते और दो बातें कह देते। तो ये देश ने देखा है। तो उत्तर प्रदेश में जो नारा है वो टोटल आज बदल गया है, और मैं निश्चित तौर पे सब लोग ये बात कहने का काम ठीक है। करते हैं, बचाओ बेटी। ठीक है भास्कर जी, ठीक है। तमाम तरह की बातें तो यहाँ पर सबकी तरफ से हो रही है। आप कुछ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती हुई नजर आ रही है। प्रदीप सिंह जी, इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप, जो सियासत, जो बयानबाजी, जो समाजवादी पार्टी को लेकर बातें रखी जा रही है, जो पोस्टर वॉर और ट्विटर पर खास तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से तंज कसा जा रहा है, एक के बाद एक जवाब यहां पर दिए जा रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो या अखिलेश यादव की तरफ से हो। आपको क्या लगता है, एक बार फिर से चुनाव से पहले पहले वही चुनावी माहौल बनाने की कोशिश यहां पर पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, चुनावी माहौल तो जब चुनाव आते हैं तो स्वतः ही बन जाते हैं, उस पर किसी पार्टी को कहने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि कभी आलू से सोना हो जाता है, कभी जलेबी हो जाती है, आज जो है हिमाचल में समोसा हो गया। तो चुनाव आते हैं तो इस तरह के तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। लेकिन मेरा देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद, इस आम सभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सीटें जब बढ़ी, उसके बाद की अगर आप घटनाओं पर नजर डालेंगे तो आपको एक दूसरी तस्वीर दिखनी शुरू हो जाएगी। अब क्या है कि एक बात तो स्वीकार करनी होगी कि समाजवादी पार्टी का जो बेस है, या कहें क्षेत्रीय पार्टी कह लें आप, तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा सीटें इनकी अब तक की लोकसभा में सबसे ज्यादा आई हैं। अगर उसको गहनता से देखा जाएगा तो क्या कैलकुलेशन हुआ, क्या हुआ, वो सारी अलग चर्चा का विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को जब वह शासन में होते हैं तो एनसीआरबी का डेटा पता नहीं कहाँ छूट जाता है, वो फाइल खो जाती है, मिलती नहीं है, या ये लोग भूल जाते हैं कि वो एनआरसी जो स्पेसिफिक डेटा है वो कहाँ से है। आज आप डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए सत्य तो यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो पत्रकार भी नहीं बचे थे। कम से कम पत्रकार राजनीतिक द्वेषों से बचे रहते हैं। हालांकि जुबानी जंग चल सकती है, लेकिन पत्रकार के जलने का मामला भी उसी में आया। तो अगर निष्पक्ष होकर के भी आप देखना चाहें और निष्पक्ष होकर के टिप्पणी करें तो समाजवादी पार्टी वाकई जो है काफी आगे निकल जाती है। और उसके बाद जब प्रश्न होते हैं तो वो घुमा फिरा के कुछ मुद्दे आते हैं, उन्हीं पे वो चर्चा करती रहती है। वोट बैंक को साधना हर पार्टी का काम है, हर पार्टी अपने वोट बैंक को साधती है, कभी कोई आगे निकलता है। वोट बैंक को साधा जाता है, लेकिन भुवन भास्कर जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्या महिला सुरक्षा, क्योंकि जब भी बात महिला सुरक्षा की होती है, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल याद किया जाता है कि कितने केसेस वहां पर सामने आए थे। डिंपल यादव जी ये कहती हुई तो नजर आई है कि एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, क्या नजर आ रहा है, क्या लड़कियां सुरक्षित है नहीं है, वो साफ पता चल जाएगा। लेकिन जैसा कि प्रदीप सिंह जी ने भी कहा कि आपके दौरान जो आंकड़े थे वो सबके सामने है, वो जग जाहिर है। जो आपके दौरान महिलाओं के साथ हुआ था वो भी जग जाहिर है। क्या लोकसभा में सीटें बढ़ने के साथ आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी का जो बैठे हैं विश्लेषक के रूप में, उनकी एक बात को कहना चाहता हूँ। अभी अभी एक पत्रकार का वीडियो मेरे पास है, किस प्रकार उसको नग्न करके पीटा गया, ये योगी सरकार ने करा है। पत्रकार की बात आपने कही थी, मैं ज्यादा आपके आशय में नहीं पड़ता, मेरे पास वीडियो, सोशल मीडिया पर भी वीडियो है, किस प्रकार उसको पीटा गया, इसी सरकार में हुआ है। पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस विषय पे आपने बात रखी है उसकी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये आप जो कह रही है कि समाजवादी पार्टी की जीत, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, ये जीत हमारी नहीं है, ये पीडीए की जीत, ये जीत सामाजिक न्याय की जीत है, ये जाति जनगणना की जीत। हमने ये जीत को कभी, अरे सर, ये अफवाहों की भी जीत है। और आपके समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता, अभी एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, बाकी तो दूर छोड़ दीजिए, डेटा निकालने में आप डेटा खोजते रहिए और हम भी डेटा खोज देंगे। लेकिन वो महिला जो वहां पे बात कर रही है, अबू आजमी जी पे आरोप लग रहा है, आपके बड़े नेता हैं वहां के, उस पर भी जरा गौर कर लीजिए जोशी जी। मैंने तो पहले वैसे जोशी जी आज लाइट कम है, फ्रंट से हमेशा आपकी लाइट आ रही थी, आज लाइट कम है, तो मुझे थोड़ा
मैं दिग्भ्रमित हो गया कि पुराने वाले जोशी जी हैं, क्योंकि आपका पहले शॉर्ट में आता है, उसके बाद जोशी रुका था, तो मैं तो जोशी जी याद करता हूं। पता लगा आप सूर्य भास्कर भी हैं और भुवन भी हैं। बताइए, इतनी बड़ी महिमा है और आज लाइट कम है, ऐसा कैसे हो गया? पहले तो मैं आपका और अपनी जो हमारी एंकर साहिबा है इनका उत्तराखंड की धरती पे स्वागत करता हूँ। मैं अपने गांव अभी जस्ट पहुंचा हूँ, तो आपका अरे वाह। स्वागत करता हूँ। तो थोड़ा सा लाइट अभी घर को अभी व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगेगा। अभी पहुंच के बाद आपकी डिबेट नहीं, उसके बाद भी आप चमक रहे हैं, सूर्य जैसा रंग आपने पहना है छठ के दिन, तो चमक तो दिख ही रही है। लेकिन जोशी जी, मुद्दों पर बात करते हैं। आपकी पार्टी को लेकर एक छवि बनी हुई है सर, समाजवादी पार्टी को लेकर गुंडों की छवि है, समाजवादी पार्टी को लेकर टोपी की छवि है, समाजवादी पार्टी को लेकर महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, बिजली कटती रही है। ये इस पर्सपेक्टिव से, ये जो पर्सपेक्टिव बिल्ड किया गया है, क्योंकि घटनाएं इतनी घटी हैं आपके टेन्योर में, उससे बाहर आप लोग कैसे निकलेंगे? क्या आपको लगता है कि लोकसभा में जो आंकड़े आपको आए हैं आप उससे संतुष्ट हो गए और वही आंकड़े आप उपचुनाव और आने वाले 2027 में भी लेकर आएंगे? देखिए, कोई भी सरकार है अगर उसमें कुछ कमियां रखती है तो दूसरी सरकार आती है। आज अगर हम उसी सरकार को कोसते हैं तो न्यायोचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7.5 साल की परफॉर्मेंस के बाद योगी जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो 7.5 साल पुरानी। चलो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्या हमने विकास कार्य करूंगा तो डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं आपको उसमें बताना चाहता हूं आज हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। आज टिकट की आप सूची उठाइए, आप महिला हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। 9 टिकटों में से 5 टिकट देने का काम केवल इस देश में माननीय अखिलेश कर रहा है। आप उठाइए भारतीय जनता पार्टी की सूची, आपको पता चल जाएगा। सर, गठबंधन को कौन सा टिकट दिया आप लोगों ने? गठबंधन का तो नाम हम चर्चा करते रह गए, कौन देंगे, किसको टिकट देंगे, किसी का नाम आया नहीं। खबर ये सामने आ रही है कि जल्दी एक चुनावी रैली भी देखने को मिलेगी जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी साथ मौजूद रहेंगे। कहाँ की बात कर रही हैं कंचन जी? ये सब बातें अब जो है ना पुरानी हो गई है। अब ये समाजवादी पार्टी के नहीं, ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के कैंडिडेट की लिस्ट क्या है। मैं तो इंतजार कर रही थी कि अलायंस को ही कुछ मिला होता, कुछ तो उस पर जोशी जी लाइट थ्रो करेंगे। इंडी गठबंधन समय पे कांग्रेस अपनी जाति कर लेती है और समय पे सपा अपनी कर लेती है, तो बैलेंस ये लोग बना के रखते हैं। एक बार मैं सर पे चढ़ूंगा, एक बार आप करेंगे। इंडी गठबंधन का आप मुंबई में देख लीजिए। अरे बहुत छोड़िए, जलेबी प्रदेश हरियाणा, आप अभी जोशी जी, आदरणीय जोशी जी कह रहे थे कि सरकार बदल जाती है। भैया हमारा तो तीसरा लग गया, वहां पे हमारी हैट्रिक आ गई। और अब क्या कहें, उस पर हम चर्चा भटक जाएगी, लेकिन ये स्वीकार करना होगा। जोशी जी बड़े विनम्र प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इससे इनसे जो है ना बहुत ज्यादा जोश में आने की जो ना अंदर से आत्मा नहीं कराती। पता नहीं बाकी अब जैसे दूसरे लोग हैं, वो लोग जब शुरू करते हैं तो उसमें लॉजिक भी अपने आप नेचुरली स्पॉन्टेनियस फ्लो में आने लगती है। जोशी जी बेचारे सीधे साधे शायद प्रोफेसर शिक्षक रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ क्या बोला जाए? एक तो थक गए हैं गांव पहुंच करके, वैसे कल सुबह तक एकदम ताजे हो जाएंगे, लेकिन ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में और समाजवादी पार्टी के शासन में महिलाओं के सम्मान में बहुत ज्यादा अतिशय घटोत्तरी होती है। इसीलिए देखिए प्रदीप जी, भुवन जी, इसीलिए ये मुद्दा हमेशा उठता है। और क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि महिलाओं का मुद्दा अभी है, एनसीआरबी के आंकड़े अभी है, लेकिन आपकी सरकार में समाजवादी पार्टी के टेन्योर में ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आज ये कंसर्न नहीं है, बिल्कुल कंसर्न है, लेकिन आपकी पार्टी का एक तरह से पर्सपेक्टिव इसको लेकर बड़ा देखा जाता है कि क्या महिलाएं समाजवादी पार्टी के टेन्योर के दौरान सुरक्षित थी तो नहीं थी। ऐसा पर्सपेक्टिव क्यों है और आने वाले समय में किन स्ट्रैटेजी और किन मुद्दों के साथ आप लोग उतर रहे हैं मैदान में? मैं आऊंगी, प्रदीप जी आऊंगी, मैं जोशी जी से स्टेटमेंट ले लूं। मैं स्ट्रेटजी बताता हूं। ये हमारे दोनों दलों का जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और सपा की एक संयुक्त राय थी कि हरियाणा में वो लड़ेंगे, वो बड़े भाई है, उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे, बड़े भाई है। मेरे ख्याल से इसमें अन्य साथियों को बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा फैसला है। माननीय आप खुद बता रही है, माननीय राहुल गांधी जी अखिलेश जी के साथ सभा करने आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हम लोगों का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के जो जनता त्रस्त है उससे मुक्ति दिलाने का कारण है। और हमारे नेता ने कहा है, मैं बहुत अच्छी तरह से आपकी बात को समझ गया, मैं उसका जवाब देता हूँ। पीडीए में ए फॉर अगड़ा और ए फॉर आधी आबादी है और उसको हम इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप सूची को देखिए, पता चल जाएगा कौन महिलाओं के लिए लड़ता है। वो आदिवासी हो जाता है जोशी जी, वो अगड़ा और आधी आबादी नहीं रहता है। जब आवश्यकता होती है तो उसको आदिवासी कर दिया जाता है, जब आवश्यकता के हिसाब कस्टमाइज कर लेते हैं। प्रदीप जी, जोशी जी, मैं आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, चुनावी रैलियों में जिस तरह से सीएम
योगी का स्टेटमेंट सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। उसी के जवाब में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, उस ट्वीट को देखिएगा, यहां पर चला भी रहे हैं। डरे हुए इंसान की पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती है वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छिपा सकती है। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही, 9 की 9। तो प्रदीप सिंह जी, क्या कहा जाए, ये तो जीत के आंकड़े, भाजपा को कितने नंबर मिल रहे हैं, कितनी सीटों पर हारेगी भाजपा, ये सब लिखते हुए नजर आ रहे हैं। कंचन जी देखिए, अगर अखिलेश जी कभी ज्योतिष का करियर अपनाना चाहे तो कोई उनको रोक थोड़ी सकता है। आज उन्होंने ट्वीट किया है। अभी देखिए, मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस लेता हूं। देखिए, कोर्ट अदालतों में नजीर के आधार पर बात होती है। लोग भी अपनी बात को स्टैब्लिश करने के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल देते हैं। अभी हिमाचल में क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों मंत्रियों से बोलते हैं कि भाई ये हो गया, इसको डिफेंड करो मामले को। तो विधायक और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि सर आपने जब ये निर्णय लिया था तो हमसे पूछा नहीं था, जब हमें भरोसे में नहीं लिया था तो हम उसको कैसे डिफेंड करें। ये कांग्रेस की इंटरनल बात है। उसी प्रकार से क्या है कि मैं जोशी जी, अभी आज तक इनसे साक्षात कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्या है कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, बेचारे सीधे साधों को तब भेज दिया जाता है जब से सबसे खराब मामला होता है। जब एकदम मार खाने वाली बात आती है तो समाजवादी पार्टी वहां भेज देती है, और जब बढ़िया फ्रंट फिट पे खेलना होता है तो इन लोगों को मुलाकात ही नहीं होती। ये देखिए, एक सिंपल सी बात हम कह देते हैं, अखबारों में छपी, अखबार चलिए इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया पे आप कुछ भी कहें, उसका कोई करे ना करे, उसको बहुत वो जनता के ऊपर होता है। लेकिन अखबार तो तब छापते हैं जब उनके पास पक्के सबूत होते हैं। के सबूत पे मतलब मेरी अवधारणा, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद और ये महाराष्ट्र में जब चुनाव की बारी आई तो वो जोशी जी ने बहुत बढ़िया बचाव किया कि बड़े भाई हैं, उन्होंने उधर ले लिया, हमने इधर ले लिया। अब महाराष्ट्र में क्या हुआ बात, ऊपर से अब मध्य प्रदेश में जब बात हुई थी तो हमको एक बार मतलब मुझे ऐसा लगा था कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में नाराज हो जाएगी, इतना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान, कोई रिएक्शन नहीं, अवसर की तलाश। देखिए क्या होता है, क्षेत्रवादी पार्टियां, भाषावादी पार्टियां, जातवादी पार्टियां अवसर के हिसाब से अपने आप को कस्टमाइज करती थी। अब जैसे सपा का है पीडीए, ए आधी आबादी आज हो गया, पहले आदिवासी होता है, तो जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां आदिवासी हो जाता है। ठीक है, तो जब इस तरह के कस्टमाइजेशन होंगे, आप बताइए उस सरकार पे कौन भरोसा कर सकता है। और आधी आबादी ने हमें कहां कहां मत दिया है, कहां हमें जिताया है। भास्कर जोशी जी, चुनाव के एक बात यहाँ समझाइएगा कि आप तमाम पैनल में बैठते हैं, तमाम सवाल सुन रहे होते हैं, प्रदीप सिंह जी को भी आप सुन रहे थे कि आप लोग का अलायंस कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। क्या ये बातें पहले ही तय हो जाती है क्या, कौन से स्टेट में हम लड़ेंगे, कौन से स्टेट में आप लड़ेंगे? तो गठबंधन में रहकर कभी गठबंधन की तरह गठबंधन को निभाते हुए क्यों नहीं नजर आते हैं आपको, और उसके बाद चुनाव प्रचार साथ करते हैं? क्या संदेश देने की कोशिश किए जा रहे हैं? क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी के जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव में वो इतनी आश्वस्त है कि आने वाले उपचुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, सब में उसके आंकड़े बढ़ते जाएंगे? वो तो अखिलेश यादव तो ये कहते हुए ही नजर आ रहे हैं कि भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9 सीटें। देखिए, जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, पीडीए का जो आज सामाजिक न्याय है, उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश का आंदोलन किया। और निश्चित तौर पे ये जो जीत है और जो कॉन्फिडेंस है, वो केवल हमारा पीडीए का कॉन्फिडेंस है, हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जिसमें हर लोग जुड़ते जा रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी से जो लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, सामाजिक जीवन से जानते हैं, राजनीतिक जीवन से जानते हैं, वो जोड़ने में विश्वास करते हैं। और कभी उनके अंदर ना कोई धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग के लोगों के लिए कोई नफरत नहीं है। वो हमेशा जी, इस बात से तो 100% मैं सहमत हूं कि अखिलेश जी जोड़ने जानते हैं अवसर के हिसाब से। चाचा को पहले तोड़ दिया फिर जोड़ लिया, मैं बहुत अच्छी बात कही। अच्छा प्रदीप जी, बटेंगे तो कटेंगे वाले स्टेटमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर तरफ मुखर नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक 3-3 रैलियां आज यूपी में की है, कल भी उनके बड़े बड़े कार्यक्रम है। इन सब के बीच में महाराष्ट्र में अजीत पवार उनके स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। महायुति का एक अपना स्टैंड है, अजीत पवार का अपना स्टैंड है, तो सवाल तो उन पर भी उठ रहे हैं कि क्या वहां पर सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। अलायंस पर आप इधर तो सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस पर, लेकिन जो लोग प्रचार करने के लिए, यूपी के सीएम प्रचार करने के लिए वहां जा रहे हैं, क्या अजीत पवार ठीक है महाराष्ट्र में अपने गठबंधन के साथ? देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है और उन्हें स्वतंत्रता होती है। कोई इंडी गठबंधन जैसा होता नहीं है कि कोई सहमति नहीं हो तो उसको साइडलाइन कर दिया जाए।
उनकी अपनी विचारधारा है, गठबंधन की एक अपनी पॉलिसी है, गठबंधन में जो जहां फिट होता है वहां समाहित होता है। अब ये तो देखिए वोटर बताएगा कि आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा थी, दिल्ली में साथ थे, पंजाब में अलग अलग थे, ठीक है, तो उस तरह की कोई बात नहीं है हमारे यहाँ पे। अब अजीत पवार जी के अपने विचार हैं। आप देखिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मत दिया जिसकी भारतीय जनता टिकट दिया जिसकी प्रदीप जी, भारतीय जनता आपके क्या पार्टी। विचार है इस स्टेटमेंट पर? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नकारात्मक सोच है, अब जिनके पास अपनी बातें नहीं होती है वो दूसरों की बातें करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को, जिसको लेकर जोर शोर से जिसका प्रचार किया जा रहा है, चुनावी सभाओं में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं आपका भी स्टैंड जानना चाहती हूँ इस पर। कंचन जी देखिए, अखिलेश जी फॉरेन रिटर्न स्टूडेंट हैं, उनकी पढ़ाई विदेशों में हुई है, हमारी तो पढ़ाई भारत देश में हुई है, तो हम उसी हिसाब से अपने विचार बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है, पार्टी का एक मत होता है, पार्टी एक विचारधारा पे चलती है, समय अनुरूप बदलती रहे, अवसर देख के बदलती रहे, तो इस देश की परिपक्व जनता है, इस देश का वोटर जो है बड़ा परिपक्व हो चुका है। कई कई बार अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं और हाल ही में हमने इसका एक नमूना देखा है। तो असल मापक तो जनता है, वोटर है, वोटर अपना देख रहा होता है। आप बताइए, जाति की गणना बात करते हैं, आदरणीय संघ ने भी बोला कि भाई करा लीजिए जाति जनगणना, लेकिन वो सबके होनी चाहिए, केवल बहुसंख्यकों हिंदुओं की ही आप गणना की क्यों बात करते हैं? जब वो वाले फ्रंट होते हैं, वो वाले सवाल होते हैं, तो ये लोग फिर कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट नहीं करते। लेकिन क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको अगर गणना के आधार पर अगर कोई लाभ मिलना है तो क्या मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, हमारे स्टैंड एकदम से क्लियर है और बड़े क्रिस्टल क्लियर है। जो आप बोलिए वही करिए और उसको ठीक है, लेट्स प्रूव इट इन एक्शन, उसको करके दिखाइए। ये चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद वाली जो व्यवस्था होती है बड़ी खतरनाक होती है, उससे परेशानियां बढ़ जाती है। ये आप ही लोग के लिए है कि चुनाव के पूरे कुछ सिस्टम रहता है, चुनाव के बाद आपका कुछ सिस्टम रहता है, सीट के साथ चुनाव अलायंस में लड़ते हैं, बाद में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ वो सबने देखा, कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्या कुछ हुआ, क्या सहमति बनी, क्या सहमति नहीं बनी, हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का क्या हुआ वो सबने देखा, यूपी में क्या हो रहा है वो भी हम सब देख रहे हैं, महाराष्ट्र का जिक्र लगातार प्रदीप जी करते ही जा रहे हैं। इन सब के बीच में आप लोग को ये नहीं लगता है कि इन चीजों का, जैसे कि इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि वोटर बहुत जागरूक है, जनता बहुत ज्यादा जागरूक है और बहुत सेंसिबिलिटी के साथ अपने मत का इस्तेमाल करती है, आपका ये उतार चढ़ाव क्या जनता को नहीं दिखता होगा? जोशी जी, हम आपकी बात का जवाब देंगे। हमारे साथी ने जो बात की बड़ी एक मानसिकता आदमी की दर्शाती है। देखिए, महात्मा गांधी जी विदेश पढ़ के आते हैं, अंबेडकर साहब विदेश पढ़ के आते हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी मिलिट्री स्कूल में पढ़े, वो नहीं बता रहे क्योंकि इनको सूट नहीं करता, लेकिन मास्टर करने के लिए वो विदेश गए। क्या विदेश पढ़ना कोई गुनाह है? किस मानसिकता में आता है? इस तरह की बातों से देश नहीं बढ़ेगा। आऊंगी प्रदीप जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, बोले जोशी जी। विषय आपने आज जिस परिप्रेक्ष्य में आज आपने हमारी डिबेट को रखा है, हम इतना बताना चाहते हैं, जो परिणाम होते हैं राजनीति में वो निश्चित तौर पे बताने का काम करते हैं कि किस विचारधारा को लोगों ने अपनाया। 2024 का जो परिणाम वो चीख चीख के बता रहा है कि ये लड़ाई सामाजिक न्याय की जीत हुई है, फिर जनता जाति जनगणना की जीत हुई है, पीडीए की जीत हुई है। अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, हम और भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत में जा रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर परिणाम आने वाला है। निश्चित तौर पर बता देंगे कि पीडीए की लड़ाई को हम कितना आगे बढ़ा पाए और सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की लड़ाई को कितना आगे बढ़ा पाए। ये लड़ाई, पीडीए की लड़ाई, सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की जो हेटलेस पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। ठीक है प्रदीप जी आप अपनी बात पूरी करें। कंचन जी, मैंने अपनी अभिव्यक्ति की, एक राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के नाते हमें अधिकार मिलता है कि हम बात कहें और कटाक्ष भी करें। समाजवादी पार्टी कटाक्ष से बहुत ज्यादा कुछ करती है। इनके संस्थापक नेताओं में से रामपुर के एक नेताजी थे बेचारे, उनको तो रंग पहचानने का अजब स्केल था, वो बहुत सही रंग पहचानते थे और क्या क्या पहचान लेते थे, आज उसकी चर्चा पे अगर मैं उसको बोल दूं तो फिर, लेकिन अब विनम्र व्यक्ति हैं, मैं इतना कटाक्ष नहीं करना चाहता। आजम खान जी रंग पहचानने के बड़े महारथी थे और आज चर्चा जो है महिलाओं की सुरक्षा पे बात हो रही है, तो वो भी बातें देखी जानी चाहिए ध्यान में। अखिलेश जी कम तंज कसते हैं, आप बताइए अखिलेश जी तंज ना कसें। फॉरेन रिटर्न है भाई, इसमें बुराई क्या है? मैंने कहा फॉरेन रिटर्न है। अब मुझे नहीं ध्यान आया, मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मिलिट्री स्कूल से भी पढ़े हैं, लेकिन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने ही सरकार को जो है, एक न्यायालय में ये बात, वो पार्टी हार गई लेकिन 11 आतंकवादी उत्तर प्रदेश में, उनकी सजा या उनके
FIR ठीक हटवाने है के लिए भी प्रदीप जी, अखिलेश यादव जी प्रदीप की जी, सरकार थी। मैं क्लोजिंग की टुवर्ड्स जा रही हूँ। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। महिला सुरक्षा अमूमन हमें यूपी और अलग स्टेट्स की तो बात की जाती है, लेकिन जब भी बात उत्तर प्रदेश की होती है महिला सुरक्षा एक बहुत प्रोमिनेंट मुद्दा बना रहता है। जहां हम दिल्ली में बात एजुकेशन की कर रहे हो, बिजली की बात कर रहे हो, वहां यूपी में बात सबसे ज्यादा महिला सुरक्षा को लेकर होती है। क्या आपको लगता है महिला सुरक्षा पर जितनी भी सरकारें गई हैं या जो सरकार आई है उसने वो काम किया है जो यूपी की जनता को चाहिए? देखिए कंचन जी, आप ये बताइए कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार की खबरें आती थी महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के निकल करके घर से बाहर काम करने को लेकर के और स्कूल जाने को लेकर के, आप समाजवादी पार्टी में कोई एक ऐसा नमूना बता दीजिए जिसमें जो है ये कहा जा सके कि महिलाएं सुरक्षित थीं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन में कम से कम ये बात नहीं है। आप अगर ग्रास रूट लेवल पे जाके चेक करें तो कम से कम डर बना हुआ है, और डर है और वो डर अच्छा है कि कम से कम बहनें अपने ठीक है स्कूल जा रही प्रदीप जी, हैं, डर तो अपने बना हुआ है, कॉलेज जा। लेकिन वारदातें ऐसी हैं जो सामने आती है जिस पर सोचना चाहिए, जिस पर मंथन करना चाहिए, जिस पर कानून पर अपना काम करना चाहिए। समय की कमी है। आप दोनों का शुक्रिया जोशी जी, प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना है और महिला सुरक्षा को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल